हेलो एवरीवन, वेलकम टू नया जीएस क्लासेस। आज हम भाग 3 संविधान के जो भाग 3 है मौलिक अधिकार, उसके बारे में पढ़ेंगे। आज हम जानते हैं कि ये अधिकार असल में होते क्या हैं। हम जानते हैं कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है और विवेकशीलता ही उसे पशुओं से भिन्न करती है और विवेकशीलता ही उसे उच्चतम विकास के लिए प्रेरित करती है। और ये उच्चतम विकास अधिकार रूपी परिस्थितियों के अभाव में संभव नहीं है। अगर आपके पास अधिकार नहीं है तो आप उच्चतम विकास नहीं कर सकते। और यही अधिकार जब संविधान के द्वारा मनुष्य को प्रदत्त किए जाते हैं तो इन्हें ही हम मौलिक अधिकार कहते हैं। इन्हें प्राकृतिक अधिकार भी कहा गया है। हमारे पूर्व न्यायाधीश सुब्बाराव जी से प्राकृतिक अधिकार भी कहा गया है। भारत के मूल संविधान में मौलिक अधिकारों को लिया गया है अमेरिकी संविधान से, लेकिन अमेरिका के मूल संविधान में मौलिक अधिकार नहीं थे। अब ये हम जानते हैं कि मौलिक अधिकारों के इतिहास के बारे में। सबसे पहले ये आए कहाँ से। हम देखते हैं कि ब्रिटेन में 1215 में संपत्ति आधारित विश्व में सबसे पहले संपत्ति आधारित मौलिक अधिकार दिया गया। इसे मौलिक अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है। फिर 1789 में फ्रांस में समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व संबंधी अधिकार दिए गए। ठीक है। 1791 में बिल ऑफ राइट्स लाया गया। इसी बिल ऑफ राइट्स के बारे में बात कर रहा था कि इसी बिल ऑफ राइट्स को लाया गया संविधान संशोधन करके अमेरिकी संविधान में, और इसी को हमने मौलिक अधिकारों के रूप में हमने अपने मूल संविधान में लिया है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि क्या अचानक से हमने मूल संविधान में अपने संविधान में मौलिक अधिकारों को ले लिया। इसकी मांग बहुत पहले से उठती रही है। सबसे पहले भारत में 1895 में एनी बेसेंट ने संपत्ति आधारित मौलिक अधिकारों के बारे में मांग की। ठीक है। 1928 में मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा संवैधानिक मसौदा तैयार किया गया। उसके तहत मौलिक अधिकारों की मांग की गई। 1931 में गोलमेज सम्मेलन के बाद महात्मा गांधी जी के द्वारा 11 सूत्री मांग के तहत मौलिक अधिकारों को मांग की गई। ठीक है। अब हम देखते हैं कि कितने मौलिक अधिकार हमें प्राप्त हुए। हमारे मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे। अगर मौलिक अधिकारों की बात करें तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था उसको हटा दिया गया। इसे आर्टिकल 300A के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास अधिकार हैं वो है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपबंध का अधिकार। ठीक है। तो ये संविधान के द्वारा हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं कि ये मौलिक अधिकार क्या सभी को प्राप्त हैं? नहीं। यहाँ पे हमने मौलिक अधिकारों को 2 भागों में वर्गीकृत किया है। ऐसे अधिकार जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, अर्थात आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। ये अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। और आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 को छोड़कर अन्य जो भी मौलिक अधिकार हैं वो नागरिक और अनागरिक दोनों को प्राप्त हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि क्या संविधान में के भाग 3 में दिया गया मौलिक अधिकार जो संविधान का भाग है, इसमें क्या संशोधन हो सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष बहुत सारे मामले आए और माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार इस पर निर्णय भी दिया गया। ऐसे ही कुछ मामलों के बारे में हम देखते हैं। एक मामला था सक्री प्रसाद बनाम भारत संघ 1952 और सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965। इन दोनों मामलों में संयुक्त करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा बताया गया कि ये जो मौलिक अधिकार हैं
संविधान का ही भाग है और संसद सर्वोच्च है, तो इसलिए वो आर्टिकल 368 का प्रयोग करके मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। इस प्रकार मौलिक अधिकारों की प्रकृति संशोधनीय हो गई। फिर एक मामला आया गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के मामले में। ठीक है, इस मामले में मुख्य न्यायाधीश थे सुब्बा राव, वो संविधान पीठ के अध्यक्ष भी थे। तो संविधान पीठ, सुब्बा राव की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने बहुमत द्वारा यह निर्णय दिया कि आर्टिकल 368 का प्रयोग करके मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसमें केवल बताया गया कि संशोधन कर सकते हैं, कोई प्रक्रिया स्पष्ट नहीं की गई है। इस प्रकार उसके बाद मौलिक अधिकारों की प्रकृति असंशोधनीय हो गई। साथ ही उच्चतम न्यायालय के द्वारा यह टिप्पणी भी की गई कि ये मौलिक अधिकार प्राकृतिक अधिकार हैं और मनुष्य को जन्म से ये स्वतः ही प्राप्त हो जाने चाहिए। अगर मौलिक अधिकारों में संशोधन करना इतना ही आवश्यक है तो एक नई संविधान सभा का गठन होना आवश्यक है। ठीक है, ऐसे ही एक मामला था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। अब इस बार उच्चतम न्यायालय ने, जिसने पहले कहा था कि मौलिक अधिकारों की प्रकृति असंशोधनीय है, उसने कहा ये संविधान का भाग है और संसद सर्वोच्च है। आर्टिकल 368 का प्रयोग करके संसद इसमें भी संशोधन कर सकती है। लेकिन साथ में उच्चतम न्यायालय ने आधारभूत ढांचे का भी सिद्धांत दिया और कहा आर्टिकल 368 का प्रयोग करके अवश्य ही संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, मगर ये संसद की जो ये शक्ति है असीमित न होकर संविधान के आधारभूत ढांचे से सीमित है। अब प्रश्न उठता है कि संविधान का आधारभूत ढांचा है क्या आखिर? इस बारे में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इसकी कोई एक निश्चित परिभाषा नहीं है। अगर मेरे सामने जैसे जैसे मामले आते जाएंगे मैं इस संबंध में इस पर स्पष्टता और अधिक अच्छे से होगी। पंथ निरपेक्षता, समाजवाद, संसदीय कार्यप्रणाली, ये सभी संविधान के आधारभूत ढांचे हैं। ठीक है, इस प्रकार से मौलिक अधिकारों के बारे में हमने अभी जाना। अब हम बात करते हैं इसके आर्टिकल्स के बारे में कि कौन कौन से आर्टिकल्स हमने पढ़ने हैं। तो भाग 3 में जो मौलिक अधिकार हैं उसमें हम आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 12 के बारे में पढ़ते हैं हम। ठीक है, तो आर्टिकल 12 में हमने क्या पढ़ना है? आर्टिकल 12 में हमने पढ़ना है राज्य की परिभाषा। अब राज्य की परिभाषा देखते हैं क्या है। ठीक है, संसद, भारत सरकार या केंद्र की सरकार। ठीक है, राज्य विधायिका अर्थात विधानमंडल और राज्य की सरकार, लोकल ऑफिसर, और अन्य पदाधिकारी। तो ये है आर्टिकल 12 में दी हुई राज्य की परिभाषा। यहाँ पे एक बात ध्यान देने योग्य है कि आर्टिकल जो 12 में राज्य की परिभाषा दी हुई है उसका संबंध केवल भाग 3 में ही होगा, भाग 3 से ही होगा। ठीक है, एक और बात, जब हमने वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था नागरिक और अनागरिकों को मौलिक अधिकार देने के संबंध में, तो आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 इन आर्टिकल्स में व्यक्ति शब्द का प्रयोग नहीं होगा। व्यक्ति शब्द का प्रयोग नहीं होगा, इसमें केवल नागरिक शब्द का प्रयोग होगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा कि राज्य की परिभाषा के बारे में। अब हम देखते हैं आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 क्या है?
आर्टिकल 13 के बारे में जानते हैं। क्या हो? न्यायिक पूर्वावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन, विलोकन। ठीक है। आर्टिकल 13 में दिया क्या हुआ है? मतलब कोई भी कानून उस सीमा तक शून्य होगा जिस सीमा तक वह इन अधिकारों को सीमित करता है, अर्थात न्यायिक पूर्वावलोकन। ठीक है। आर्टिकल 13 के माध्यम से न्यायपालिका को संविधान से विधायिका और कार्यपालिका के ऊपर एक निरीक्षण करने का अधिकार देती है, उनके कार्यों को संवैधानिक या असंवैधानिक घोषित करने का अधिकार देती है। ठीक है। लेकिन जो न्यायिक पूर्वावलोकन हम मूल संविधान में हमने लिया है, वो हमने अमेरिकी संविधान से लिया है, लेकिन अमेरिका के संविधान में न्यायिक पूर्वावलोकन का सिद्धांत नहीं था। मार्बरी बनाम मेडिसन के मामले में जस्टिस मार्शल ने अमेरिकी एक वाद था, इस संबंध में बात हो रही है कि मार्बरी बनाम मेडिसन के मामले में जस्टिस मार्शल ने यह निर्णय दिया कि अगर कोई संविधान न्यायपालिका को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति नहीं देता है, लेकिन अगर संविधान लिखित है तो लिखित होने के कारण उसे न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति मिल जाएगी। अब इस न्यायिक पूर्वावलोकन के दो उप सिद्धांत हैं। ठीक है। दो उप सिद्धांत हैं। कौन कौन से हैं? पहला है न्याय की स्थापित प्रक्रिया, जो कि कहाँ है? भारत में। दूसरा है न्याय की उचित प्रक्रिया, ये कहाँ है? ये अमेरिका में है, यूएसए में। ठीक है। न्याय की स्थापित प्रक्रिया और न्याय की स्थापित प्रक्रिया और न्याय की उचित प्रक्रिया। ठीक है। तो जो न्याय की स्थापित प्रक्रिया है, जो कि भारत में है, न्याय की स्थापित प्रक्रिया वाला जो सिद्धांत है न्यायिक पूर्वावलोकन का, ये केवल शब्दों की व्याख्या करता है। कानून में जो शब्द हैं केवल उनकी ही व्याख्या करता है, भावों की व्याख्या नहीं करता, इसलिए इसका जो क्षेत्र है वो सीमित हो जाता है। वहीं पर जो कानून की उचित प्रक्रिया है, जो कि अमेरिका में है, ये शब्दों के साथ साथ भाव की भी व्याख्या करता है, तो इसका जो क्षेत्र है वो विस्तृत हो जाता है। ठीक है। इस बारे में हम पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या भारत में न्यायपालिका को न्यायिक पूर्वावलोकन का जो शक्ति है वो प्राप्त है। स्पष्ट रूप से देखें, प्रत्यक्ष रूप से तो प्राप्त नहीं है, लेकिन भारत का संविधान तो लिखित है। अब जैसे कि हमने पढ़ा है सिद्धांत में, संविधान लिखित होने के कारण न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति जो है न्यायपालिका को प्राप्त हो जाती है। कैसे? आर्टिकल 13। ठीक है। अभी हमने पढ़ा आर्टिकल 32, आर्टिकल 137, आर्टिकल 226। इन आर्टिकल्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इन आर्टिकल्स के माध्यम से उच्चतम न्यायालय को न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति प्राप्त हो जाती है। 42वां संविधान संशोधन जब किया गया तो केंद्र की सरकार ने न्यायपालिका की जो उस समय की जो गवर्नमेंट थी, विधायिका थी, उसने न्यायपालिका से न्यायिक पूर्वावलोकन का जो शक्ति है वो छीन लिया। लेकिन बाद में 43वां संविधान संशोधन किया गया, उसके बाद न्यायपालिका को पुनः न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति प्रदान कर दी गई। इस बार न्यायपालिका ने इसे संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित कर दिया। तो इस प्रकार से हमने इस इंट्रोडक्टरी वीडियो के में मौलिक अधिकारों के प्रारंभिक चरणों को पढ़ा कि कैसे इसकी शुरुआत हुई, क्या इतिहास रहा, कैसे कौन कौन से मौलिक अधिकार हमें प्राप्त हैं। आगे की क्लासेस में हम और इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।